दिस इज नितिन वर्मा और आज हम पढ़ेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है, इसमें देखिए एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले ये जानते हैं कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो सभी सिस्टम, जो सेल के अंदर जितने भी सिस्टम होते हैं, जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, केवल वह सिस्टम जो सेल के भीतर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वही केवल एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहलाते हैं। जैसे कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोलेमा, वो कनेक्टेड होती है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो होता है वो कनेक्टेड होता है गोल्जी बॉडी से। गोल्जी बॉडी जो कनेक्टेड होता है लाइसोसोम से। ठीक है, तो इस प्रकार एक दूसरे से जो कनेक्टेड सिस्टम है, वही उन सबको मिलाकर हम कहते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अब देखते हैं कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होते कौन कौन से हैं। एक होता है वैक्यूल, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है, गोल्जी बॉडी होता है, लाइसोसोम होता है, न्यूक्लियोलेमा होता है। ये सारे कहलाते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, क्योंकि ये एक दूसरे से अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इसे हम याद कर सकते हैं वोगल से। वो से हो गया वैक्यूल, जी से हो गया गोल्जी बॉडी, और ई आर से हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एल से हो गया लाइसोसोम। इसके अलावा ये तो है एनसीईआरटी के, और बाकी जो न्यूक्लियोलेमा है, ये भी माना जाता है कि ये भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ही पार्ट है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियोलेमा है, ये अटैच रहती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इस कारण इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलने वाली जो ER वेसाइकिल्स हैं, ये ER वेसाइकिल्स यहाँ से निकलती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलती हैं, और ये चली जाती हैं गोल्जी बॉडी से अटैच हो जाती हैं। गोल्जी बॉडी में दो भाग होते हैं। एक तो होता है कॉन्वेक्स वाला भाग, जिसे फॉर्मिंग फेज कहते हैं। एक होता है अवतल भाग, मतलब कॉन्केव वाला भाग, उसको कहते हैं सिक्रीटरी फेज। तो एक होता है फॉर्मिंग फेज, जिसके कारण वेसाइकिल्स आती हैं और वहाँ जाकर जुड़ जाती हैं, जिससे कि गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, इसलिए उसको हम फॉर्मिंग फेज कहते हैं। जैसे कि यह वेसाइकिल, ER वेसाइकिल आकर गोल्जी बॉडी से जुड़ रही है और गोल्जी बॉडी का निर्माण हो रहा है, इस कारण इसको कहेंगे फॉर्मिंग फेज कहेंगे इसको। और यहाँ से वैक्यूल्स निकल रही हैं, गोल्जी बॉडी से वैक्यूल निकल रहे हैं, और ये निकल रहे हैं इसलिए इसको हम कहते हैं सिक्रीटरी फेज, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटीन बन गई है, उस प्रोटीन या एंजाइम जो भी बन गए हैं, वो उसका सिक्रीशन हो रहा है, वैक्यूल्स के भीतर पैक होकर सिक्रीशन हो रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं सिक्रीटरी फेज। तो दो भाग होते हैं, एक तो होता है फॉर्मिंग फेज और एक भाग होता है कॉन्वेक्स वाला भाग होता है फॉर्मिंग फेज, और कॉन्केव वाला भाग होता है सिक्रीटरी फेज गोल्जी बॉडी का। ये अब देखते हैं कि जैसे कि कोई बैक्टीरिया या कोई पैथोजन इसके अंदर आ जाता है। मान लीजिए कोई पैथोजन है, कोई पैथोजन या बैक्टीरिया सेल के भीतर आता है। तो जब सेल के भीतर आता है तो एंडोसाइटोसिस क्रिया कहलाती है। एंडोसाइटोसिस क्रिया में जो सेल के भीतर जो संरचना बनती है, स्ट्रक्चर बनता है, उसे एंडोसोम कहते हैं। ये एंडोसोम में पैक होकर बाहर से पैथोजन आता है। ये पैथोजन जब भीतर की तरफ आ जाता है तब ये एंडोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है, तब इसको हम कहते हैं फैगोसोम। तब ये कहलाती है फैगोसोम। जब तक ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच रहती है तब तक इसे एंडोसोम कहते हैं। जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग हो जाती है तब इसको हम बैक्टीरिया वाला या फिर जो पैथोजन वाला जो पोर्शन है, जो वेसाइकिल है, वो अलग हो जाती है, तब इसे हम फैगोसोम कहते हैं। ठीक है, जैसे ही कोई एंडोसोम या फैगोसोम या पैथोजन सेल के भीतर आता है, सेल को एक सिग्नल मिल जाता है कि सेल के अंदर पैथोजन आ चुका है, उसको मारने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। तो उसके लिए DNA से जो जीन उसके खिलाफ जो प्रोटीन बना सकते हैं, जो जीन होते हैं DNA में, वो DNA एक्टिव हो जाते हैं, उनसे mRNA का निर्माण होता है। ये mRNA एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाकर जो राइबोसोम है उनके पास जाते हैं और वहाँ से प्रोटीन का निर्माण करते हैं। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। ये प्रोटीन का जब निर्माण होता है तब ये प्रोटीन जो है कहाँ बनती है, कहाँ आ जाती है, ER वेसाइकिल्स में पैक हो जाती है, और इसके ER
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अलग हो जाती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ER वेसाइकिल्स अलग होकर फॉर्मिंग गोल्जी बॉडी के फॉर्मिंग फेज में जाती है और वहाँ जाकर ये गोल्जी बॉडी में अटैच हो जाती है। अब यहाँ पर जो इनएक्टिव प्रोटीन जो बनी थी वो यहाँ पर गोल्जी बॉडी के फॉर्मिंग फेज में जाकर अटैच हो गई, जिससे कि अब जो प्रोटीन इनएक्टिव प्रोटीन जो है जो पूरी तरह से सही नहीं बन पाई है उसका रिफॉर्मेशन होता है किसके अंदर, गोल्जी बॉडी के अंदर। रिफॉर्मेशन गोल्जी बॉडी के अंदर होता है। जब उसकी पूरी तरह से सही से फॉर्मेशन हो जाती है तब उसको वैक्यूल्स के में पैक कर कर बाहर निकाल दिया जाता है सिक्रेटरी फेस के वाली साइड से। गोल्जी बॉडी के फॉर्मिंग फेस में ER वेसाइकिल आती हैं और सिक्रेटरी फेस से वैक्यूल्स के रूप में पैक होकर ये प्रोटीन निकल जाती है सिक्रेटरी फेस के माध्यम के साइड से। अब ये वैक्यूल्स जब निकल जाती है तब ये बन जाती हैं प्राइमरी लाइसोसोम। तब ये क्या बन जाती हैं, प्राइमरी लाइसोसोम बन जाती हैं। ये प्राइमरी लाइसोसोम जो होती हैं इनके अंदर इनएक्टिव एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इनएक्टिव एंजाइम। हमेशा याद रखना प्राइमरी लाइसोसोम में इनएक्टिव एंजाइम पाया जाता है, एक्टिव एंजाइम नहीं होता है। और ये प्राइमरी एंजाइम प्राइमरी लाइसोसोम में जो इनएक्टिव एंजाइम होता है ये प्राइमरी लाइसोसोम जब फैगोसोम के पास समीप जाती हैं उससे अटैच होती हैं तब ये इसमें पाया जाने वाला इनएक्टिव एंजाइम एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होकर पैथोजन को मार देता है, किल कर देता है। और जब ये पैथोजन को किल कर रहा होता है इससे जाकर फैगोसोम से जाकर मिल जाता है, प्राइमरी लाइसोसोम फैगोसोम से जाकर मिल जाता है, तब ये बनता है सेकेंडरी लाइसोसोम बनता है। सेकेंडरी लाइसोसोम में जो क्रिया होती है वो पैथोजन को मारने की क्रिया होती है। जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं इनएक्टिव वो एक्टिव हो चुके होते हैं और पैथोजन को ख़त्म कर देते हैं। और उसके बाद जो भी आवश्यक चीज़ उसमें से होती है वो सेल को दे दी जाती है। बाकी रेजिडुअल जो बॉडी रह जाती है वो उस रेजिडुअल बॉडी सहित जो लाइसोसोम बचता है उसे हम कहते हैं रेजिडुअल लाइसोसोम या टर्सरी लाइसोसोम कहलाता है। ये रेजिडुअल लाइसोसोम या टर्सरी लाइसोसोम जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जो समीप जाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद एक्सोसाइटोसिस विधि द्वारा सारी जितना भी रेजिडुअल बॉडी होती है पैथोजन की उसको सेल की बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो इस क्रिया को एक्सोसाइटोसिस विधि कहते हैं। अब इसमें दो बातें होती हैं कि एंडोसाइटोसिस विधि जो होती है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंडोसोम का निर्माण होता है, तब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कमी आ जाती है, उसके साइज में कमी आ जाती है। लेकिन एक्सोसाइटोसिस विधि जब होती है उस समय प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है टर्सरी लाइसोसोम के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अटैच हो जाती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पुनः उसी साइज़ की पहले जैसे साइज़ की बन जाती है। इस प्रकार क्या है कि ये सब आपस में एक दूसरे से अटैच हैं, इसलिए हम इसे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि न्यूक्लियोलेमा, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, ये सब इसके अंतर्गत आती हैं। कहीं कहीं ये देखा जाता है कि कुछ वैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसी से एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से ही अटैच होती है, इसलिए टर्सरी लाइसोसोम से आकर बनती है। इस कारण से एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब दोबारा देख लेते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। ऐसे सिस्टम होते हैं जो सेल के भीतर एक दूसरे से अटैच होते हैं, उन्हें एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। जैसे कि वैक्यूल, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियोलेमा है उसमें रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम आपस से अटैच रहती है जिस पर राइबोसोम पाया जाता है, जहाँ से जो प्रोटीन बनती है उसे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ER वेसाइकिल में पैक कर कर बाहर भेज दिया जाता है गोल्जी बॉडी के पास। गोल्जी बॉडी की फॉर्मिंग फेज में जाकर ये गोल्जी बॉडी से अटैच हो जाता है, गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन करता है और वहाँ पर इसका रिफॉर्मेशन होता है प्रोटीन का। रिफॉर्मेशन के बाद इसका क्या होता है, वैक्यूल में पैक करके इसे सिक्योरिटी फेज के वाली साइड से निकाल दिया जाता है। अब ये बन जाता है प्राइमरी लाइसोसोम, क्योंकि इसमें एंजाइम्स जो बने होते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, इनएक्टिव एंजाइम होते हैं। जब ये फैगोसोम से जाकर अटैच होता है, फैगोसोम क्या होता है, फैगोसोम जो होता है वो एंडोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है, उसे एंडोसोम कहते हैं। और जब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, तब उसे फैगोसोम कहते हैं। फैगोसोम से अटैच होकर प्राइमरी लाइसोसोम सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण करता है।
जिसमें इनएक्टिव एंजाइम एक्टिव हो चुके होते हैं और वे पैथोजन को ख़त्म कर देते हैं, और तब बनता है टर्सरी लाइसोसोम। और टर्सरी लाइसोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होकर एक्सोसाइटोसिस की क्रिया द्वारा पैथोजन को बाहर की तरफ निकाल देता है। पैथोजन की रेसिडुअल बॉडी को बाहर की तरफ निकाल देता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो जाता है, ये सब एक दूसरे से अटैच हैं, इसलिए हम इसे वोगल से याद कर सकते हैं। वो से हो जाता है वैक्यूल, एंडोप्लाज्म जी से हो जाता है गोल्जी बॉडी, ER से हो जाता है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और L से लाइसोसोम। इसके अलावा न्यूक्लियोलेमा भी है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहीं कहीं बताया गया। साथ ही आगे हम बात करेंगे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो है सबसे पहले ऑब्जर्व किया था गार्नियर में। गार्नियर नामक जो वैज्ञानिक है, इन्होंने सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया है, देखा है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को। गार्नियर नामक वैज्ञानिक देखा है। टर्म और डिस्कवरी जो है वो पॉल्टर नामक वैज्ञानिक ने ली है। पॉल्टर ने ही टर्म लिया है और पॉल्टर ने ही डिस्कवरी की है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की। अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो देखा गया है वो पॉर्टर और क्लाउडे द्वारा देखा गया है। पॉर्टर और क्लाउडे जो दो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने अल्ट्रा स्ट्रक्चर की खोज की, अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा। ये जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसका एक्सटेंशन होता है। इस तरह से ये एक्सटेंशन होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो आउटर मेम्ब्रेन है, बाहर से ये एक्सटेंशन होता है इसका। और ये जो नेटवर्क के रूप में पूरे सेल के अंदर फैला रहता है। नेटवर्क के रूप में पूरे सेल के भीतर फैला रहता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, एंडोस्केलेटन ऑफ सेल भी कहते हैं। पूरे सेल के अंदर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एक जाल का रूप बना लेता है। रेटिकुलम मतलब जाल, एंडोप्लाज्म मतलब सेल के भीतर जो जीव द्रव्य है, प्रोटोप्लाज्म उसे कहते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो जीव प्रोटोप्लाज्म के अंदर में रेटिकुलम जाल के रूप में पाया जाता है, इसलिए इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसलिए इसको हम सेल का एंडोस्केलेटन भी कहते हैं। और ये एक्सटेंशन नेटवर्क के रूप में जाल के रूप में फैला रहता है। RER जो होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको इर्गैस्ट्रोप्लाज्म भी कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा नाम इर्गैस्ट्रोप्लाज्म भी है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जब राइबोसोम के साथ स्टडी होती है, मतलब राइबोसोम के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो उसे हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या इर्गैस्ट्रोप्लाज्म। टाइप जो होते हैं RER के 3 होते हैं। इसमें सिस्टर्नी होती है, ट्यूब्यूल्स होते हैं और वेसाइकल्स होते हैं। सिस्टर्नी जो होती है वो अनब्रांच होती है, इसमें ब्रांच नहीं पाई जाती है। 400 से लेकर 400 से लेकर 500 एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसी से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर और ब्रांच भी नहीं है, इन पर राइबोसोम पाए जाते हैं। ऐसे ही ये न्यूक्लियस है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो ट्यूब्यूल वाला भाग होता है, ट्यूब्यूल्स होते हैं वो ब्रांच होते हैं, जैसे कि इसमें डायग्राम में लिखा हुआ है, ब्रांच होते हैं। वो 500 से 1000 एंगस्ट्रॉम इनका डायमीटर होता है। SER इनसे मेडअप होता है, मतलब SER जो होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं। मान लीजिए ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेल के भीतर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कैसे होते हैं, उनके ऊपर राइबोसोम नहीं पाया जाता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं ट्यूब्यूल्स के ऊपर राइबोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। सिस्टर्नी पर राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए सिस्टर्नी जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसाइकल तीसरा आता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ER वेसाइकल, ये राउंडेड होते हैं, स्वेलेड स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि चित्र में देख रहे हैं, केमिकल से भरे हुए होते हैं। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलकर कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं गोल्जी एपिटस के फॉर्मिंग फेज की तरफ जाते हैं। कहाँ जाएंगे, ये गोल्जी एपिटस के फॉर्मिंग फेज की तरफ जाते हैं, फॉर्मिंग फेज या कॉन्वेक्स फेज की तरफ
मूव करते हैं और गोल्जी बॉडी में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, जिससे कि जो भी प्रोटीन बनी है उसकी प्रोसेसिंग हो सके। तो इस प्रकार यार इसमें देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है कि एक तो गार्नियर जो है उन्होंने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया, पोर्टर ने नाम दिया, डिस्कवरी का श्रेय भी पोर्टर को जाता है। पोर्टर और ट्रैवले ने स्ट्रक्चर दिया, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है, जैसे कि हमने यहाँ आउटर मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन बनाया है। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, पूरी सेल में बिखरा रहता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसीलिए इसको हम एंडोस्केलेटन ऑफ सेल भी कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्म का दूसरा नाम एगास्ट्रोप्लाज्म होता है, क्योंकि जब एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के पास राइबोसोम पाए जाते हैं तब उसे एगास्ट्रोप्लाज्म कहते हैं, रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के 3 टाइप्स हैं, ईआर सिस्टर्नी, ईआर ट्यूबुलस, ईआर वेसिकल्स। ईआर सिस्टर्नी ब्रांच होते हैं 400 से 500 एंगस्ट्रॉम डायमीटर वाले होते हैं। रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम निर्माण करते हैं और इनका 80 का राइबोसोम पाया जाता है। ट्यूबुलस ब्रांच होते हैं 500 से 1000 एंगस्ट्रॉम वाले होते हैं। एसईआर का निर्माण करते हैं, इन पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है। ईआर वेसिकल्स होते हैं, राउंडेड होते हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, फिल्ड विद केमिकल होते हैं, केमिकल में भरा हुआ होता है और ये गोल्जी बॉडी के फॉर्मिंग फेज की तरफ मूव करते हैं और उनसे आगे अटैच हो जाते हैं, ठीक है। अब जो भी इसमें केमिकल भरा होता है, प्रोटीन भरी होती है, वो गोल्जी बॉडी के अंदर चली जाती है और गोल्जी बॉडी की जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन है, सबसे फॉर्मिंग फेज है, वहाँ की ये मेम्ब्रेन को, जो आउटर मेम्ब्रेन है गोल्जी बॉडी की, उसको बढ़ाने का काम भी। अब इसमें देखते हैं कि एसईआर जो एसईआर होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कि आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज होते रहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर में कन्वर्ट हो सकता है और ईआर जो होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन कुछ विशेष स्थानों पर होता है। इस कारण जिन स्थानों पर एसईआर आरईआर में कन्वर्ट होता है या आरईआर एसईआर में कन्वर्ट होता है, उन स्थानों को ट्रांजिशनल ईआर कहते हैं। ऐसे स्थान जहाँ पर एसईआर और आरईआर आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं, यानी कन्वर्ट होते रहते हैं, आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांजिशनल ईआर, ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कहते हैं। आरईआर जो होता है, आरईआर जो होता है वो बहुत अधिक स्टेबल होता है, अर्थात इसके गिने चुने एक या दो ही फंक्शन होते हैं, इसके अलावा कोई दूसरे फंक्शन ये कर नहीं सकता, इसलिए आरईआर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। और क्या किसका निर्माण करता है, राइबोसोम पाए जाते हैं इसका, इसलिए प्रोटीन का निर्माण करता है। दूसरा होता है एसईआर। एसईआर जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है, इसके कई सारे फंक्शन होते हैं, इस कारण क्या है कि वो डायनेमिक कहलाता है। एसईआर कैसा होता है, डायनेमिक। ये एसईआर डायनेमिक होता है, डायनेमिक होने के कारण क्या है, डायनेमिक होता है। डायनेमिक होने का मतलब ये है कि एसईआर जो है, स्मूथ रेटिकुलम जो है वो लिपिड की सिंथेसिस करता है, लिपिड हार्मोन बनाता है और लिपिड के सिंथेसिस के लिए एंजाइम्स बनाता है, तो कई सारे काम करता है, इसलिए ये डायनेमिक होता है, इसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बेसोफिलिक होता है। बेसोफिलिक का मतलब ये होता है कि ये बेसिक स्ट्रेन गेन करता है, बेसिक स्ट्रेन को ये गेन करता है, ले लेता है, बेसिक स्ट्रेन को लेता है, अर्थात ये बेस होता है, बेसोफिलिक होता है। बेसोफिलिक का मतलब ये होता है कि ये बेसिक है और बेसिक स्ट्रेन को ये ले लेता है, ठीक है, बेसोफिलिक का मतलब ये होता है। और जब हम देखते हैं क्या, जब हम ये देखते हैं कि जो इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम पाया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है और प्रोटीन पाया जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम और प्रोटीन पाया जाता है, राइबोसोम में राइबोसोम पाया जाता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, ठीक है।
राइबोसोम में क्या क्या चीज पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है और आरएनए पाया जाता है। प्रोटीन और आरएनए पाया जाता है राइबोसोम में। राइबोसोम में प्रोटीन और आरएनए पाया जाता है। आरएनए कैसा होता है? आरएनए कैसा होता है? निगेटिव। आरएनए कैसा होता है? एसिडिक होता है। आरएनए कैसा होता है? एसिडिक। आरएनए एसिडिक होता है। इस कारण क्या है? राइबोसोम एसिडिक होगा। आरएनए एसिडिक होता है अर्थात राइबोसोम भी एसिडिक होता है। और राइबोसोम किससे लगा होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। किससे लगा होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लगा होता है। तो एसिडिक जो चीज होती है वो किससे लगती है? बेसिक चीज से लगती है। तो ईआर कैसा होगा? बेसिक। और जो बेसिक होगा वो बेसिक स्ट्रेन ही ग्रहण कर लेगा, इसलिए इसको हम कहते हैं बेसिक। फिर से समझ लीजिए कि RESER और RER आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज होते रहते हैं, एक्सचेंज होते रहते हैं, कन्वर्टेड होते रहते हैं, जिस कारण जिस स्थान पर ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं उसे हम ट्रांजिशनल ER कहते हैं। उस स्थान को ट्रांजिशनल ER कहते हैं। ऐसी RER जो तो स्टेबल होता है, इसका एक या दो ही फंक्शन होते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा फंक्शन ये नहीं करता। SER होते हैं, कई सारे फंक्शन करता है, शो करता है, इसलिए ये क्या है? ये डायनेमिक होता है। RER बेसोफिलिक होता है अर्थात ये बेसिक स्ट्रेन ग्रहण करता है। RER राइबोसोम और ER से मिलकर बना होता है। राइबोसोम RNA प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और RNA एसिडिक होता है। इसका मतलब राइबोसोम एसिडिक होता है और एसिडिक जो राइबोसोम एसिडिक जो होता है वो बेसिक ER से जुड़ा रहता है राइबोफोरिन नामक प्रोटीन द्वारा। राइबोफोरिन नामक प्रोटीन होती है जिसके कारण ये आपस राइबोसोम ER से जुड़ा रहता है। राइबोफोरिन प्रोटीन। एक और बात कि राइबोसोम जो है ER से, जो ER है ER से जो जुड़ा होता है वो बड़ी यूनिट सब यूनिट से जुड़ा होता है। 60S ये 40S। 60S बड़ी सब यूनिट होता है, इस बड़ी सब यूनिट द्वारा ER से ये जुड़ा रहता है और जिस जगह पर जुड़ा होता है वो प्रोटीन होती है, इसको कहते हैं राइबोफोरिन। राइबोफोरिन प्रोटीन। तो राइबोसोम में 40S और 60S दो सब यूनिट होती है। बड़ी सब यूनिट जो होती है वो 60S होती है। 60S यूनिट ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ती है राइबोफोरिन प्रोटीन की सहायता से।